हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया ना। प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी। जैसे आपने ये देखा कि आपके एडमिशन आदि समय पे हुए। जब एडमिशन वगैरह समय पे शुरू हुए हैं तो आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा। अगर एग्ज़ाम होगा, जैसे आपको बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी हुआ तो यूपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराने के लिए कटिबद्ध है। एग्ज़ाम होगा, ये श्योर है होगा, सेशन शून्य नहीं होगा। तो भाई पढ़ाई तो करनी ही है। और ऑफलाइन पढ़ाई अगर आप उसको बेटर मानते हो, होती हैं ज़रूर। वो डायरेक्ट जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के सामने बैठ के, वो बेहतर है, माना। लेकिन हम उस सिचुएशन में हैं कि हमें विकल्प तलाशने होंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष सामने सामने की पढ़ाई हाल फिलहाल संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, और इनकम टैक्स रेगुलरिटी मांगती है। दिन प्रतिदिन आपको एक करना होगा और आप कड़ियों में कड़ियाँ जोड़ते हुए जाएंगे तो इनकम टैक्स आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इन परिस्थितियों में हमने अपने लिए एक ऐसा मंच खोजना चाहिए ताकि हमारी उस पर सारी पढ़ाई हो सके और घर बैठे हो सके। तो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस ने आपके लिए एक विकल्प खोला है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस नामक इस यूट्यूब चैनल पर बीकॉम की सारी एकेडमिक पढ़ाई आपको दे रहे हैं। आप घर बैठे हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक बाय टॉपिक, इवन हम कहें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में आपको सारी पढ़ाई अवेलेबल कराऊंगा। आपको कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑफलाइन से बेहतर पढ़ाई इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और आपको मैं 90 एबव दिला के रहूँगा। बस आप जुट जाइए एकदम पढ़ाई करने में। ठीक बच्चों, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आयकर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम चूँकि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब ये है कि अभी सब लोगों के पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं हो पाई है। इवन अभी मेरे पास भी बुक अवेलेबल नहीं हुई है। सोर्स के तौर पर इंटरनेट से आदि, जो हमें चूँकि इनकम टैक्स में सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जब सारी चीज़ें बदल जाती हैं तो सोर्स के तौर पर इंटरनेट है, तो वहाँ से जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं डेटा, उनके आधार पर मैंने आपको पढ़ाया। अभी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप HC मेहरोत्रा की बुक लीजिएगा। अगर आपको इनकम टैक्स की बुक लेनी है, जो कि लेनी ही पड़ेगी, तो आप HC मेहरोत्रा की बुक लीजिएगा। ठीक बच्चों, चलिए जब आपने इतना जान लिया, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने इनकम टैक्स की सीरीज़ शुरू की थी। इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स की डेफिनीशन क्या है, इनकम टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। हमने लाइव क्लास शुरू की है। उस लाइव क्लास के ज़रिए हमने आपको इनकम टैक्स के 2 स्लैब बने हैं, उन दोनों स्लैब का हम कंपैरिजन भी आपको समझा चुके हैं कि जो पिछला स्लैब एग्जिस्टिंग स्लैब होगा, पुराना स्लैब। हमारे यहाँ जब ये बजट घोषित हुआ तो उसमें ये कहा गया कि हम आपको ये पुराने स्लैब का भी ऑप्शन देते हैं। आप चाहो तो पुराना स्लैब ही अपना लो, और चाहो तो एक नया स्लैब बना के दिया गया, आप उसको अपना लो। तो दोनों में से आपको जो विकल्प बेहतर लगे, आप उससे कर दे दीजिए। फिर हम इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन की ओर आए। वो डेफिनीशन जो इस पूरे पाठ्यक्रम में, प्यारे बच्चों, ये मान के चलिए ये वही इनकम टैक्स है जो आपको CA, MBA, ICA, ICWA हर जगह मिलेगा, और जो यहाँ मैं आपको बहुत थोड़ी फीस 4-5 हज़ार रुपये में पढ़ा दूँगा। यही इतना इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आप जब CA करने जाइएगा, ICA, ICWA करने जाइएगा, 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करेंगे। यही इतना इनकम टैक्स आप तब भी नहीं पढ़ पाओगे, और वो आप ऑनलाइन ही पढ़ोगे। ठीक, तो ये मान के चलिए आपके लिए
सबसे बेहतर विकल्प बन के सामने आया है दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम प्रमुख परिभाषा पर थे। तो प्रमुख परिभाषा में हमने असेसमेंट ईयर की परिभाषा पढ़ा दिया था, कर निर्धारण वर्ष की। अब कर निर्धारण वर्ष के बाद अब आपको आज परिभाषा पढ़ानी है प्रीवियस ईयर, गत वर्ष। प्रीवियस ईयर, गत वर्ष किसे कहते हैं? ठीक बच्चों, फिर गत वर्ष के कुछ सामान्य नियम हैं, वो नियम भी आप जानेंगे, और फिर गत वर्ष के कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद भी आप पढ़ेंगे, एक्सेप्शन। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर। गत वर्ष शब्द हमें इनकम टैक्स की डेफिनेशन में ही मिला था। कब? आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त। ठीक, तो डेफिनेशन, इनकम टैक्स डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे वहीं पे गत वर्ष शब्द पहली बार मिला था, प्रीवियस ईयर। प्यारे बच्चों, आप एक पकड़िए, यहाँ पे टॉपिक पकड़िए। मैंने कहा था इन इनकम टैक्स, हालांकि वर्ष तो दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के हुआ बेसिकली, एक कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा इनकम टैक्स में जहाँ कहीं वर्ष लिखा मिले मतलब वो फाइनेंशियल ईयर होगा। अब अगर ये फाइनेंशियल ईयर होगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। ठीक, प्यारे बच्चों ध्यान दे के चलिए। हमने ये कहा इनकम टैक्स में जहाँ कहीं लिखा हो वर्ष, तो वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो प्रेजेंट में चल क्या रहा है? 1 अप्रैल 2020, और ये समाप्त कब होगा? 31 मार्च 2021। लेकिन ये जो वर्तमान में चल रहा होता है ये वित्तीय वर्ष ही क्या कहलाता है? कर निर्धारण वर्ष, जिसकी डेफिनेशन हम कल पढ़ चुके हैं। तो कर निर्धारण वर्ष वर्तमान में चल रहा होता है, तो हमें कर निर्धारण वर्ष नहीं चाहिए, हमें ये वर्ष नहीं चाहिए, हमें तो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस चाहिए। प्रीवियस मतलब जो पिछला हो, बीता हो, जस्ट पास्ट। तो जस्ट पास्ट में क्या होगा? 1 अप्रैल 2020 के ठीक पहले क्या बीता होगा? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यही प्रीवियस ईयर होगा। ठीक, तो मतलब ये बच्चों कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। आज ये प्रीवियस ईयर है तो ये असेसमेंट ईयर है, कल ये असेसमेंट ईयर था तो इसके पीछे प्रीवियस ईयर। मतलब आज जो असेसमेंट ईयर है कल वही प्रीवियस ईयर होगा। ठीक, ये तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया वर्ष शब्द से, कि मैंने कहा इनकम टैक्स में जहाँ कहीं वर्ष लिखा मिले, वर्ष का मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल। वर्ष का मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो वर्तमान में चल क्या रहा है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो जो वर्तमान में चल रहा है वो कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। कल आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि कर निर्धारण वर्ष से ऐसे 12 माह की उस हिसाबी अवधि से है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होते हैं। तो अब अगर ये कर निर्धारण वर्ष है तो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व जो बीता हुआ होगा वो गत वर्ष होगा, वो प्रीवियस ईयर होगा। लेकिन डेफिनेशन हम देंगे कैसे? ये तो समझने की बात थी बच्चे, लेकिन हम डेफिनेशन देंगे कैसे? तो गत वर्ष से आशय, ध्यान देना पूरी बात, एकदम परिभाषा वर्ड बाय वर्ड। और इनकम टैक्स में एक कॉमन डेफिनेशन है कि किसी की कोई डेफिनेशन नहीं, तो इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, परिभाषा बनाई गई है। तो गत वर्ष से आशय उस हिसाबी अवधि से है या उस वित्तीय वर्ष से है, आप ऐसा कह लो। गत वर्ष से आशय उस वित्तीय वर्ष से है जो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व, जस्ट पास्ट, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त हुआ हो। ध्यान देना पूरी डेफिनेशन क्या बनी। हमने ये कहा भी कर निर्धारण वर्ष क्या है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो हम परिभाषा क्या कह रहे हैं? गत वर्ष से आशय उस वित्तीय वर्ष से है।
तो वित्तीय वर्ष मतलब वो भी क्या होगा, 1 अप्रैल से होगा और कब तक होगा, 31 मार्च तक होगा। तो गत वर्ष से आशय उस वित्तीय वर्ष से है जो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त हुआ हो। तो कर निर्धारण वर्ष शुरू कहाँ से हुआ, 1 अप्रैल से, वो भी 2020 में। तो 1 अप्रैल के ठीक पहले कौन सी डेट रही होगी, 31 मार्च 2020। अगर ये 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ है तो शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 को। प्यारे बच्चों, अब आपसे ये दोनों आपने जान लिया, कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष। तो निर्धारित क्या होता है, निर्धारित होता है हमेशा कर निर्धारण वर्ष। क्यों, क्योंकि जो वर्तमान में चल रहा होता है वही कर निर्धारण वर्ष होता है, वही असेसमेंट ईयर होता है। और असेसमेंट ईयर के ठीक पहले जो होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। तो आप असेसमेंट ईयर बदलते जाएंगे और प्रीवियस ईयर अपने आप बदलता जाएगा। ठीक, मतलब असेसमेंट ईयर के ठीक पहले जो बीता होगा वही क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या देंगे, गत वर्ष से आशय, गत वर्ष से आशय उस वित्तीय वर्ष से है जो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त हुआ हो। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये असेसमेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। तो डेफिनेशन तो आपने दे लिया और तुरंत आप यहाँ लिखेंगे वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए, गत वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 होगा। ठीक बच्चों, ऐसा क्यों, तो मैंने कहा ना निर्धारित होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर बदला तो गत वर्ष भी बदला। मतलब ये कि हम जब होंगे तो असेसमेंट ईयर में ही होंगे और असेसमेंट ईयर के ठीक पहले जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, प्रीवियस ईयर होगा। तो जैसे हमने असेसमेंट ईयर की परिभाषा लिखी थी तो कहा था कि वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष 2020 से 2021 प्रभावी है, माना। तो हम ये कहेंगे वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष 2019-20 होगा। तो पूरी परिभाषा क्या बनी बच्चों, गत वर्ष से आशय उस वित्तीय वर्ष से है जो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व, ठीक शब्द जरूर लगाना, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त हुआ हो। चलिए इतना हमने जान लिया। फिर आगे हम आते हैं, अब क्या किसी और शब्दों में इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, ज़रूर। अथवा दूसरी परिभाषा सुन लो बच्चों, जिस वर्ष आय कमाई या प्राप्त की जाती है उसे गत वर्ष कहा जाता है। ठीक, क्या कहा मैंने, जिस वर्ष आय कमाई या प्राप्त की जाती है उसे गत वर्ष कहा जाता है। कैसे, आपने इनकम टैक्स की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि इनकम टैक्स इज ए ईयरली टैक्स। इनकम टैक्स जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं उस ईयर में हम टैक्स नहीं देते, नेक्स्ट ईयर में टैक्स देते हैं। तो हमने यहाँ पैसा कमाना शुरू किया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम पैसा कमाए, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो हमने इस समय जितना भी पैसा कमाया उस कमाए गए पैसे पर हम इधर टैक्स देंगे। तो जब भी हम टैक्स देंगे वो तो असेसमेंट ईयर होगा। तो असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देंगे और टैक्स क्यों देंगे, जो पिछले साल हमने कमाया था तो वो पिछला साल ही क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा। तो यही कहा जाता है इनकम टैक्स की डेफिनेशन प्रीवियस ईयर में कि जब कभी, या प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन इनकम टैक्स में कि जब कभी हम असेसमेंट ईयर में हों तो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले जो बीता वो प्रीवियस ईयर है। दूसरी डेफिनेशन क्या देते हैं, जिस वर्ष में आय कमाई या प्राप्त की जाती है वही वर्ष गत वर्ष कहलाता है। ठीक बच्चों, जिस वर्ष आय कमाई या प्राप्त की जाती है वही वर्ष गत वर्ष कहलाता है। अब हम आते हैं गत वर्ष के सामान्य नियम। गत वर्ष के कुछ नियम हैं, रूल एंड रेगुलेशन हैं, वो आपको जानना है। ठीक बच्चों, पहला पूर्व वित्तीय वर्ष, पास्ट फाइनेंशियल ईयर। एक तो ये पढ़ना होगा आपको, पूर्व वित्तीय वर्ष। पहले लिख लेते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। पूर्व वित्तीय वर्ष के बाद दूसरा, गत वर्ष में स्थापित, गत वर्ष में आय के किसी नए स्रोत के लिए, आय के किसी
नए स्रोत के लिए गत वर्ष, किसी नए स्रोत के लिए गत वर्ष, आय के किसी नए स्रोत के लिए गत वर्ष क्या होगा। ठीक, फिर तीसरा हम पढ़ेंगे किसी नए व्यापार के लिए गत वर्ष, या गत वर्ष में स्थापित, ऐसे पढ़िए, गत वर्ष में स्थापित, गत वर्ष में स्थापित किसी नए व्यापार के लिए गत वर्ष, किसी नए व्यापार के लिए गत वर्ष क्या होगा। गत वर्ष में स्थापित किसी नए व्यापार के लिए गत वर्ष क्या होगा। चौथा, गत वर्ष में आय के किसी नए स्रोत के लिए गत वर्ष में स्थापित किसी नए व्यापार के लिए गत वर्ष क्या होगा। ठीक, एक समान गत वर्ष, एक समान गत वर्ष, एक समान गत वर्ष। ठीक, फर्म के लाभ के भाग के लिए गत वर्ष, फर्म के लाभ के भाग के लिए गत वर्ष, सबके लिए गत वर्ष बदलता जाएगा बच्चों। फर्म के लाभ के भाग के लिए गत वर्ष। छठवां, अस्पष्ट या अप्रकट धनराशि के लिए गत वर्ष, अस्पष्ट या अप्रकट धनराशि के लिए गत वर्ष, अस्पष्ट या अप्रकट धनराशि के लिए गत वर्ष। और आय के किसी नए स्रोत और नए शीर्षक के लिए गत वर्ष क्या होगा, वो हमने बता दिया। नए स्रोत के लिए ये नया शीर्षक ही समझो कह लिया। ठीक, तो चलिए समझाते हैं। तो एक एक तरफ से आते हैं। गत वर्ष के नियम। पूर्व वित्तीय वर्ष, पास्ट फाइनेंशियल ईयर। हमने अभी बताया कि जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष चल रहा होता है वो कर निर्धारण वर्ष होता है, और कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले जो वित्तीय वर्ष बीता हुआ होता है वही गत वर्ष होता है। ध्यान देना, यहाँ मैंने ठीक शब्द लगाया। जैसे प्रेजेंट में चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, लेकिन इसके पहले 1991, 92, 2000, 2005, 2008 सब बीते हुए हैं, लेकिन वो जस्ट पास्ट नहीं है। तो जस्ट पास्ट का मतलब ठीक इसके पहले जो बीता हो। तो ठीक इसके पहले कौन बीता है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ठीक बच्चों, तो गत वर्ष के लिए डेफिनेशन क्या बनी कि हमारे कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व, हमारे कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व जो वित्तीय वर्ष बीता हो उसे ही क्या कहते हैं? गत वर्ष कहते हैं। हमारे कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व जो वित्तीय वर्ष बीता हो उसे ही गत वर्ष कहा जाएगा। ठीक, तो आप ये ठीक शब्द जरूर लगाना। जस्ट पास्ट, ठीक पहले जो बीता है वही गत वर्ष होगा। अब आगे गत वर्ष में आय के किसी नए स्रोत के लिए गत वर्ष। जैसे मान लीजिए रितुल नाम का एक व्यक्ति है। ठीक, रितुल नाम का एक व्यक्ति है। रितुल नौकरी करता है तो सैलरी है, तो नौकरी कर रहा है, उसने सैलरी में अपना एक गत वर्ष दिया। गत वर्ष उसका 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 है गत वर्ष। उसकी सैलरी चल रही है, मान लिया। लेकिन उसने क्या काम किया? पार्ट टाइम में एक बिजनेस स्टार्ट किया। पार्ट टाइम में एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस उसने स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर 2019। तो उसके लिए गत वर्ष क्या होगा? ठीक बच्चों, तो मुद्दा यह है कि रितुल पहले से आयकर दे रहा है, करदाता है, उसका गत वर्ष पहले से ही निर्धारित है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 उसका गत वर्ष चल रहा है। लेकिन अब उसे कोई नई मद मिल गई, मतलब अभी तक वो वेतन से कमाता था, अब वो किससे कमाएगा? बिजनेस से कमाएगा। अच्छा, एक व्यक्ति कितने जगह से पैसा कमा सकता है? 5, वेतन, मकान, व्यवसाय, पूंजी, अन्य।
तो ये कहा गया कि पहले उसके पास कोई दूसरा स्रोत था, अब एक नया स्रोत मिल रहा है, एनी न्यू सोर्स ऑफ हेड, या कह लीजिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम। तो जब नया हेड ऑफ इनकम है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो उसके लिए प्रीवियस ईयर उस डेट से, जिस डेट को वो मिला, उस डेट से लेकर 31 मार्च, मतलब रितुल के लिए तो गत वर्ष यही होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। लेकिन अगर उस बिजनेस के लिए हम गत वर्ष निकालें तो वो हो जाएगा 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020। मतलब जिस दिन वो मिलेगा उस दिन से लेकर 31 मार्च उसका गत वर्ष माना जाएगा। ठीक बच्चों, फिर सुन लीजिए, अगर अब नियम ये बनता है कि अगर किसी व्यक्ति को आय का कोई नया स्रोत मिलता है, अगर किसी व्यक्ति को आय का कोई नया स्रोत मिलता है तो उसके लिए गत वर्ष क्या होगा? तो उसके लिए गत वर्ष उस स्रोत के प्राप्त होने की तिथि से लेकर 31 मार्च होता है। जैसे मान लीजिए एक उमा नाम की व्यक्ति है, उमा। अब उमा नौकरी करने लगी और उनकी नौकरी लगी 1 जनवरी 2020 को, तो इनके लिए गत वर्ष क्या होगा? ठीक, तो सीधा वो हिसाब, इनके लिए गत वर्ष क्या होगा? 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021। ठीक, उस 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020, 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020, 2020 से 31 मार्च 2020। लेकिन बच्चों अब यही बात निकल के आई कि अगर मान लीजिए उमा की नौकरी 5 साल पहले लग गई थी 2015 में, तो ये विवाद उस समय होता है जो हमारे गत वर्ष के बीच में मिले। अगर वो बहुत पहले नौकरी कर चुकी है तो वो पहली साल, जो पहला वर्ष होता है, वो जिस डेट से मिलता है उस डेट से लेकर 31 मार्च, बाकी फिर अगले ईयर से तो वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च में आ जाएंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया 1 अप्रैल या कह लो 1 अगस्त 2015 से शुरू किया, तो उसके लिए गत वर्ष क्या होगा? तो पहली बार तो 1 अगस्त 2015 से 31 मार्च 2016 होगा। लेकिन बाकी अगली साल से तो सबके जैसा 1 अप्रैल 2016 से फिर 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, फिर जैसा सबका प्रीवियस ईयर है वैसा उनका भी चलने लगेगा। तो नियम क्या बनता है? अगर किसी व्यक्ति को आय का कोई नया स्रोत मिलता है तो उसके लिए गत वर्ष उस स्रोत के प्राप्त होने की तिथि से लेकर 31 मार्च तक का होगा। ठीक, ऐसा आप भी कह सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति को गत वर्ष के बीच में आय का कोई नया स्रोत मिलता है तो उसके लिए गत वर्ष क्या होगा? तो उसके लिए उस स्रोत के प्राप्त होने की तिथि से लेकर 31 मार्च तक का गत वर्ष होगा। कंफर्म? हम तीसरे नियम पे चलते हैं, जिसको भी मैंने इसमें बता दिया कि गत वर्ष में स्थापित किसी नए व्यापार के लिए गत वर्ष। तो अगर गत वर्ष में कोई नया व्यापार स्थापित किया जाएगा तो उसके लिए गत वर्ष क्या होगा? तो जनरली उस व्यक्ति के लिए गत वर्ष तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, लेकिन जो गत वर्ष के बीच में नया व्यापार स्थापित किया गया उसके लिए गत वर्ष क्या होगा? उस व्यापार के स्थापित होने की तिथि से लेकर 31 मार्च। लेकिन प्यारे बच्चों, मान लो कोई व्यक्ति 31 मार्च को ही व्यापार स्थापित करे तो उसके लिए गत वर्ष 1 दिन का होगा। हम लिखेंगे 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020, लेकिन होगा। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को मान लो रात में 31 मार्च को लॉटरी लग जाए तो उसके लिए गत वर्ष क्या होगा? तो वो 1 दिन का होगा, 1 मिनट का होगा, लेकिन होगा। तो नई स्रोत, नया शीर्षक अगर मिलता है तो जिस दिन मिलेगा उस दिन से लेकर 31 मार्च तक गत वर्ष होता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति पहले से करदाता है तो उसके लिए तो गत वर्ष था ही, फिर उसी में वो भी बीच में आ जाएगा। लेकिन मान लो वो एक रिक्शा चालक व्यक्ति है, उसके पास कोई आय नहीं है और 30 मार्च को उसकी लॉटरी लग जाती है और वो 1 करोड़ रुपया पा जाता है, या कौन बनेगा करोड़पति खेलने जाता है, वो 1 करोड़ रुपये जीत जाता है। अब उसके पास इनकम हो गई, अब उसका गत वर्ष क्या होगा? तो बस वही 30 मार्च से लेकर 31 मार्च, केवल 2 दिन का। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। एक समान गत वर्ष। एक समान गत वर्ष होता क्या है? पहले हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार, अपनी सुविधानुसार गत वर्ष रखता था। जैसे कोई दीपावली, दशहरा, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस
उसके आधार पर, अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, कैलेंडर ईयर के आधार पर, मतलब जिस व्यक्ति ने जैसा चाहा वैसा गत वर्ष रख लिया। ठीक, उसमें उनको क्या करना पड़ता था कि उनके लिए बेहतर सुविधा उनको जान पड़ती थी। जब से बिजनेस सेटअप हुआ तब से हमारा 1 साल, फिर अगले दिन 1 साल, 1 साल, 1 साल, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो जो व्यक्ति जैसा चाहे वैसा गत वर्ष रख सकता था। ठीक, लेकिन 1987 के बाद ये प्रावधान लाया गया और जनरली 1989 या 91 से लगा। तो उसमें ये कहा गया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति जैसा चाहे वैसा गत वर्ष नहीं रख सकता। अब आपको एक समान गत वर्ष रखना होगा। ठीक, आप चाहो तो अलग से अपना गत वर्ष रख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स की गणना के लिए आपको एक अलग गत वर्ष रखना होगा जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। तो भाई अब इतना किसी के पास टाइम तो है नहीं कि 2-2 गत वर्ष रखे। तो जब ये इनकम टैक्स में क्राइटेरिया बना दिया गया कि आपको गत वर्ष एक रखना ही होगा जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, तो हर कोई गत वर्ष फिर क्या रखने लगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। ठीक, तो नियम क्या बना, पहले सभी लोग अपनी सुविधानुसार गत वर्ष रख सकते थे, जिसका जो दिल चाहा वो गत वर्ष रख लिया, कोई क्राइटेरिया नहीं था कि नहीं यही गत वर्ष होगा। तो आप जो चाहते वो गत वर्ष रख लेते, जिस डेट से चाहते उस डेट से रख लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप अपनी मर्जी से गत वर्ष रख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आयकर की गणना के लिए आपको एक अलग गत वर्ष रखना होगा जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। इसमें क्या हुआ, पहली चीज़ तो समानता आई। अब सब व्यक्ति के लिए गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च के आधार पर होगी। दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स कैलकुलेट करने में भी आसानी हुई। वो पहले क्या होता था, हर व्यक्ति का गत वर्ष अलग अलग होता था, तो सबके लिए अलग अलग सिस्टम बनाने पड़ते थे। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबके लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो सबका वही क्राइटेरिया है, तो उनको अलग से कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक बच्चों, तो एक समान गत वर्ष होगा। और वर्तमान में गत वर्ष क्या है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। फर्म के लाभ के भाग के लिए गत वर्ष क्या होगा, ठीक है, मतलब ये पार्ट्स ऑफ फर्म, ये प्रॉफिट पार्ट ऑफ फर्म। अगर कोई लाभ है और वो भी फर्म से मिला है, तो फर्म से जो लाभ हमें मिला उसके लिए गत वर्ष क्या होगा। तो जनरली आप जानते हो, व्यक्ति के तौर पर आपने पढ़ा है, फर्म भी करदाता होती हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे भी, फर्म भी करदाता होती हैं। इनकम टैक्स की बच्चों यही कहानी है, कोई चीज़ शुरू नहीं होती, कोई चीज़ समाप्त नहीं होती। तो जब परिभाषा मिली थी तो व्यक्ति मिला था। कल की वीडियोज़ में आप व्यक्ति की फिर से परिभाषा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप ये जान लीजिए, एक फर्म भी करदाता होती हैं। तो जब फर्म इज़ आल्सो एसएससी, तो फर्म का जो लाभ मिला, फर्म के लाभ के भाग के लिए जो गत वर्ष है वो क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, चूंकि फर्म का जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो एक दिन मिलता है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा, तो उस लाभ के लिए प्रीवियस ईयर वही होगा जो उस फर्म का गत वर्ष होगा। ठीक, तो फर्म के लाभ के भाग के लिए गत वर्ष वही माना जाएगा, क्योंकि आप नॉर्मली फर्में व्यापार चलाती हैं, व्यापार चलाने के बाद वर्ष में आपको एक बार लाभ देती हैं। तो जब वर्ष में वो आपको एक बार लाभ बांटती हैं, तो उनके लिए गत वर्ष क्या होगा, तो उनके लिए गत वर्ष वही होगा जो उस फर्म का गत वर्ष होगा। ठीक, ये नहीं कि आपको साल के अंत में एक बार प्रॉफिट मिला तो आप कहोगे भाई ये इस डेट को मिला, इस डेट से लेकर इस डेट तक गत वर्ष, नहीं। तो जो फर्म का गत वर्ष है वही आपका उस लाभ के लिए भी गत वर्ष माना जाएगा। इधर आते हैं, अस्पष्ट या अप्रकट धनराशि, डिस्क्लोज्ड, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। इसमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी आय छिपाते हैं, चोरी करते हैं। भाई हमने कर वंचना भी आपको पढ़ाया है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी आय है जिसका आपने आयकर अधिकारी को कोई ब्यौरा नहीं दिया, आपने उसको इनकम टैक्स स्टेटमेंट में नहीं दिखाया, इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया, ITR फाइल करना होता है, ये आप लास्ट में पढ़ेंगे। तो आपने जब ITR फाइल किया, ITR फाइल करते समय आपने उसको नहीं दिखाया इनकम, मतलब आपने अपनी आय चुराई ताकि आपको उस पर टैक्स ना देना पड़े। अब आपने उसे कहीं छिपा के कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा, किसी न किसी मद में रखा होगा, किसी जगह जमा किया होगा,
कहीं भी हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाई ढूंढते रहते हैं, कहीं ऐसी त्रुटि हो तो मिल जाए, तो वो रेट डाल सकते हैं। आपके खर्चों पे निगाह रखते हैं कि आप कितना खर्च कर रहे हो और आपकी इनकम कितनी है। ठीक, जैसे अभी बहुत विवाद चल रहा है रिया चक्रवर्ती जी का। तो रिया चक्रवर्ती जी ने 14 लाख रुपए मंथली उनकी एनुअल इनकम है और खर्चे कितने ज़्यादा कर रखे हैं। तो ये दिखाना होगा ना कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या, आप कहाँ से लेके आते हो, और अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो आप टैक्स दीजिए। तो फंडा ये निकल के आया कि अस्पष्ट या अप्रकट धनराशि, आपके पास कोई ऐसी इनकम हो रही है जो आप बता नहीं रहे हो कहाँ से हो रही है। तो अगर इनकम टैक्स वालों को ऐसी कोई इनकम मिली, अब आपसे पूछेंगे भैया ये कहाँ से पाए हो, फिर भी आपने नहीं बताया। मान लो हम चोरी करके पैसा कमाते तो हम बताएंगे तो नहीं कि हम चोरी किए थे, लेकिन रखी है, मिल गई उनको। तो जब उनको मिली तो जिस जगह पे वो मिलेगी, जैसे मान लो आपने बैंक में जमा कर रखा है, तो बैंक के लिए जो आपका इंटरेस्ट होता है या जहाँ पे वो पैसे हैं, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वही उस इनकम का भी प्रीवियस ईयर होगा। तो मतलब वो मद जिस, अगर आप वेतन पाते हो, वेतन वाले मद में उसको रखे हो, तो जो वेतन का गत वर्ष होगा वही उसका भी होगा। तो मतलब वो आय जिस जगह पकड़ी जाएगी या जिस जगह सामने आएगी, उसके लिए जो गत वर्ष था वही गत वर्ष उस आय के लिए भी माना जाएगा। ठीक बच्चों, ये इतनी तो थी डेफिनेशन। और अब गत वर्ष का सामान्य नियम जान लीजिए। गत वर्ष का सामान्य नियम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम आपको डेफिनेशन पढ़ा रहे थे गत वर्ष। आप एक रिमाइंडर जान लीजिए। गत वर्ष से आशय उस वित्तीय वर्ष से है जो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त हुआ हो, अथवा गत वर्ष जिस वर्ष आय कमाई या प्राप्त की जाती है उसे गत वर्ष कहते हैं। और वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए गत वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 होगा। चलिए, हमने इतना जान लिया। फिर हम गत वर्ष के कुछ सामान्य नियम जानने आए। पहला, ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष। कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले जो वित्तीय वर्ष बीता होता है वही गत वर्ष होता है। ठीक, अगर किसी नई मद या नए स्रोत की प्राप्ति होती है, नया सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, तो उसके लिए गत वर्ष क्या होगा? तो प्रीवियस ईयर में अगर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम मिलता है तो उसके लिए उस सोर्स ऑफ इनकम के मिलने की तिथि से लेकर 31 मार्च तक गत वर्ष होगा। अगर हम कोई नया बिजनेस स्टेबल करते हैं तो उसके लिए गत वर्ष क्या होगा? उस बिजनेस के स्टेबल करने की डेट से लेकर 31 मार्च तक होगा। और फिर आगे हमने ये पढ़ा कि जनरली पहले लोग अपनी इच्छानुसार गत वर्ष रखते थे, लेकिन अब क्या होगा? सबको अपनी अपनी इच्छानुसार चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की गणना के लिए भी आपको एक गत वर्ष रखना होगा जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। फर्म के लाभ के भाग के लिए गत वर्ष क्या होता है कि अगर आपको फर्म से कोई प्रॉफिट मिलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो उस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए गत वर्ष वही होगा जो फर्म का गत वर्ष होगा। ठीक, और अगर कोई अस्पष्ट या अप्रकट धनराशि आपको मिलती है, मतलब कोई ऐसी इनकम है जो आपने बताया ही नहीं, आईटीआर में दिखाया ही नहीं, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उसको पाए हैं, तो उसके लिए गत वर्ष क्या होगा? तो जिस जगह वो मद मिली है उस जगह का जो गत वर्ष है वही उस इनकम का भी गत वर्ष होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे गत वर्ष के कुछ नियम, लेकिन गत वर्ष का बेसिक रूल क्या होता है? गत वर्ष का सिर्फ इतना रूल है कि प्रीवियस ईयर में हम जितना कमाते हैं उस पर करंट ईयर में या कह लीजिए असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है। लेकिन हमेशा तो यही होगा कि प्रीवियस ईयर में हम कमाएंगे, असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे। लेकिन बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में कमाएंगे और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा, उसे प्रीवियस ईयर का एग्जेम्पशन कहते हैं, गत वर्ष के सामान्य नियमों के अपवाद। ठीक बच्चों, तो मैंने ये कहा कि जनरली रूल ये होता है कि प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और प्रीवियस ईयर में असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि प्रीवियस ईयर में कमाएंगे और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देंगे, तो उसे ही कहा जाएगा गत वर्ष के सामान्य नियमों के अपवाद। जब गत वर्ष के हम सामान्य नियमों के अपवाद पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप अगले दिन पाएंगे। ठीक बच्चों, आप हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर जुड़े रहिए।
बच्चों ये तो 3 एक प्रकार से मान के चलिए हमने सबके लिए ये प्लेटफॉर्म खोल रखा है। कोई भी हमसे जुड़ सकता है और इस प्लेटफॉर्म पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा पेड क्लास भी चलाई जाती हैं। आप हमसे पेड क्लास की जानकारी ले सकते हैं। 9984358237 ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप करिए और पेड क्लास की जानकारी आप पा सकते हैं। लेकिन बच्चों, अब यूट्यूब को एक वैश्विक मंच है। मैं और हमारी अपनी कुछ लिमिटेशन है कि हम सारी चीज़ें इस पर शेयर नहीं कर सकते, ठीक बच्चों। लेकिन ये आपसे जुड़ने का एक माध्यम है। तो मैंने इस माध्यम से आपको बताया कि हाँ, ऑफलाइन से बेहतर पढ़ाई ऑनलाइन नेटवर्क पर की जा सकती है, ठीक बच्चों। तो आप हमसे जुड़िए और अगले आने वाले कुछ दिन, 2-3 दिन, जब तक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है तब तक तो मैं आपके सामने लाइव हूँ। लेकिन फिर आगे मैं उन्हीं बच्चों के लिए क्लास जारी रखूँगा जो कि हमसे पेड क्लास लेते हैं, ठीक। लेकिन आपका ये वैश्विक मंच वर्तमान में जो बना है, इस विषम परिस्थितियों में आपकी पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, ये निर्विवाद रूप से सत्य है। तो आप एकेडमिक पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से जारी करने के लिए हमसे पेड क्लास लीजिए, ज़रूर लीजिए। आप थोड़े से शुल्क भुगतान करके अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक बच्चों। ये तो थी एक आपके काम की बात। अब मेरे काम की बात, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बताइए कि भाई दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर जुड़िए और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बनाइए, ठीक बच्चों। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तब अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक बच्चों। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। रही बात पेड क्लास की, तो बच्चों पेड क्लास एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जो हम रूल बाय रूल, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। रही बात यूट्यूब प्लेटफॉर्म की, तो हम रूल एंड रेगुलेशन इस पर लेके आते रहेंगे, ज़रूर लाएंगे। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर आपको पढ़ाई पढ़नी है तो आप पेड क्लास पे आइए, ठीक। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।